In this video, we cover the detailed Victorian era, its history, events, themes, writers, and trends we discuss in detail. First of all, we look into the transition, that how Romantic period transformed or transited into the Victorian era. The transition from the Romantic period to the Victorian era in the 19th century marked a shift in cultural, social and artistic sensibilities in Britain. So basically हर फील्ड जो है कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक, इन सब की सेंसिबिलिटीज जो है उनमें शिफ्ट आया है। और जो रोमांटिक पीरियड था जिसके अंदर कैरेक्टराइज्ड थी और फोकस था इमोशन पर, नेचर पर और इंडिविजुअलिज्म पर, उससे जब वो विक्टोरियन एरा में गए तो तमाम चीजें जो हैं उनमें एक विजिबल और मार्क्ड किस्म का शिफ्ट फील किया गया। विक्टोरियन एरिया को जो नाम मिला है वो बेसिकली क्वीन विक्टोरिया के कंट्रोल और उसके रीन और उसकी सुपरमेसी की वजह से मिला है, जो कि 1837 से 1901 तक रहा। और विक्टोरियन पीरियड जो है ये बहुत ही प्रैग्मेटिक और मोरलिस्टिक किस्म की आउटलुक लेके आया है और इसने जो उस टाइम की विक्टोरियन टाइम की वैल्यूज हैं उनको रिफ्लेक्ट किया है। अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चरल सेंसिबिलिटीज की। तो बेसिकली इनके अंदर एक शेयर्ड बिलीव्स, जो वैल्यूज और कस्टम्स, ट्रेडिशंस होती हैं और जो इन प्रैक्टिस होती हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में, तो उनको हम कल्चरल सेंसिबिलिटीज कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें हम जो हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, फूड है, रिचुअल्स हैं और इस तरह के डेली लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कल्चरल सेंसिबिलिटीज में आते हैं। सेकेंडली, सोशल सेंसिबिलिटीज को अगर हम देखें तो उसमें जो हमारी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग है सोशल नॉर्म्स के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कम्युनिटी और सोसाइटी से, उसको हम सोशल सेंसिबिलिटीज में लेते हैं। इनमें एटिकेट्स भी आ जाते हैं, मैनर्स भी आ जाते हैं, जेंडर रोल्स, सोशल हायरार्कीज और एक्सेप्टेबल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में सोशल सेंसिबिलिटीज। और जो आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज हैं इनको थोड़ा समझना ज्यादा मुश्किल है। ये बेसिकली एक सोसाइटी की एप्रिसिएशन होती है टुवर्ड्स टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जिनमें विजुअल आर्ट्स हैं, लिटरेचर है, म्यूजिक है, थिएटर है और क्रिएटिव किस्म के एंडेवर्स जो हैं उनको सोसाइटी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है। तो इसमें अगेन जो सर्टन स्टाइल्स होते हैं, जॉनर्स होते हैं, थीम्स होती हैं और आर्ट्स की टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली उनकी सेंसिबिलिटीज हैं ये। नेक्स्ट, जो एक प्रैग्मेटिक और मॉरलिस्टिक आउटलुक का जिक्र आया है, तो प्रैग्मेटिक आउटलुक मींस कि ये कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी, रियलिज्म एंड द कंसिडरेशन ऑफ practical consequences, mean decision making. Practicality and focus on practicality means pragmatism या pragmatic approach. ये theoretical और idealistic किस्म की consideration से हटके ये practice पे believe करते हैं और problem solving पे believe करते हैं। और जो moralistic outlook है उसको अगर हम define करें या समझने की कोशिश करें तो basically it is a strong adherence to moral principles, जिनमें ethics हैं, sense of right and wrong है और decision making है, गलत और सही के दरमियान जो हम फैसला करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ morally या moral फीचर्स को या मोरलिस्टिक आउटलुक को सिर्फ परसीव करना है, बल्कि हमने उनको इन प्रैक्टिस अप्लाई भी करना है। नेक्स्ट, लास्ट में जो कीवर्ड यूज हुआ है, वैल्यूज ऑफ द विक्टोरियन एरा। सो विक्टोरियन एरा में जो वैल्यूज यूज हुई हैं उनमें हम अगेन मोरालिटी, वर्च्यू एंड फैमिली वैल्यूज, सोशल ऑर्डर और क्लास डिस्टिंक्शंस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो हुई और उसके इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस से रिलेटेड जो वर्क एथिक्स से लोगों के काम करने के, जिनमें सेफ्टी इन्वॉल्व है, जेंडर रोल्स, नेशनलिज्म और एक एम्पायर, विक्टोरियन एम्पायर थी और विक्टोरियन एटिकेट तो खास तौर पर जिसके अंदर तमाम चीजें आ जाती हैं कि लोग सोशली इंटरेक्ट कैसे करेंगे, स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स थे, प्रॉपर किस्म के मैनर्स थे, ड्रेस कोड था और प्रोटोकॉल्स थे और सोशल ओकेजन्स के ऊपर खास किस्म का ड्रेस पहनना और खास किस्म का अंदाज बातचीत करने का, ये सब कुछ विक्टोरियन एरा को सिंबलाइज करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जो हैं इन्होंने भी विक्टोरियन एरा को बहुत शेप किया है और बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का एक इंटरप्ले बनाया प्रोग्रेस का और सोसाइटल चैलेंजेस का। क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उससे अर्बनाइजेशन हुई, लोग शहरों की आबादियों की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुए और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से साइंटिफिक एडवांसमेंट्स भी हुई, तो लोगों के जिंदा रहने के और जिंदगी के और लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो गया क्योंकि उसमें साइंस का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गई। और विक्टोरियन पीरियड में ये जो थीम्स हैं कॉम्प्लेक्स किस्म की, उनमें सोशल रिफॉर्म्स हैं, मोरालिटी है और एक रैपिड किस्म का सोसाइटल चेंज हमें नजर आया है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। और ये जो ट्रांजिशन है ये रिफ्लेक्ट करती है एक शिफ्ट सोसाइटी के अंदर, जो कि एक आइडियलाइज्ड विजन से हटकर और नेचर से हटकर एक जो रोमांटिक एरा के अंदर एक सेल्फ को सेलिब्रेट करते रहे हैं वो लोग, उससे एक बड़ी एक नुआंस्ड किस्म की एंगेजमेंट हुई और बड़ी डिटेल्ड और इंट्रिकेट किस्म की एंगेजमेंट हुई हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ और रैपिडली डेवलपमेंट विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स। एंड प्रीवियसली जो हमने तमाम चीजों का जिक्र किया जिनमें
कल्चरल, सोशल और आर्टिस्टिक शिफ्ट्स शामिल हैं, प्लस वैल्यूज ऑफ द विक्टोरियन एरा, प्रैग्मेटिक एंड मोरलिस्टिक आउटलुक शामिल हैं। नाउ वी लुक एट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि क्यों रोमांटिक से चीजें विक्टोरियन एरा की तरफ शिफ्ट हुई, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है विक्टोरियन एरा के स्टार्ट के लिए। सो वी स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसने बहुत स्पीड पकड़ ली है 18th सेंचुरी में, और इसने बहुत ज्यादा ब्रिटिश इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है। और ब्रिटिश इकोनॉमी जो है वो एग्रीगेरियन और आर्टिजनल यानी कि ज़राअत और ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्किल्स होते हैं और काम होते हैं उससे निकली और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की तरफ चल पड़ी। शहरी आबादियां बढ़ने लगी, फैक्ट्रियां मिलें और सनतें जो हैं ये बढ़ने लगी, और इसका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट हुआ हर किस्म की जिंदगी की हर एस्पेक्ट के ऊपर, हर जिंदगी की तर्ज के ऊपर, तरीके के ऊपर इसका असर पड़ा। तो ये जो एग्रीगेरियन का लफ्ज यूज हुआ है तो बेसिकली गंदम, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटोज, टर्निप्स और इस तरह की फसलें उगाया करती थी ज्यादातर आबादी। और जो आर्टिजनल का लफ्ज यूज हुआ है तो बेसिकली जो ये लोग काम करते थे डाइवर्स किस्म के और स्किल्स थी और मुख्तलिफ किस्म की क्राफ्ट्स थी, उनमें मतलब वुड वर्क था, कैबिनेट मेकिंग थी, पॉटरी, बर्तन बनाना, सिरामिक्स, उसके बाद सिल्वर स्मिथिंग, ज्वेलरी मेकिंग, गोल्ड स्मिथ, ये सुनियारों का काम जरगर लोग कर रहे होते हैं। और टेक्सटाइल आर्ट मीन्स कपड़े बुनना और उन पे कढ़ाई करना, और बुक बाइंडिंग मीन्स किताबों की जिल्दें करना, और इस तरह के काम लोग किया करते थे। उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चल पड़े। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिसमें स्टीम पावर का यूज शुरू हुआ और मैकेनाइज्ड किस्म की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, जिसमें मशीनें बनना शुरू की और मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज होना शुरू हो गए। और ये जो रेवोल्यूशन है इसमें जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो शुरू हुआ और वो तेज हुआ और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई ज्यादा, क्योंकि लोग शहरों की तरफ ज्यादा आ रहे थे, उनकी जरूरतें बढ़ने लग गई। और इसने एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया और सिटीज की ग्रोथ को भी इंक्रीज किया, और एक अर्बन वर्किंग क्लास डेवलप होना शुरू होगी, क्योंकि जहां पे फैक्ट्रियां मिले थी वहां पे रोजगार था, और वहां पे गांव से और रूरल एरिया से लोगों ने आना शुरू कर दिया और शहरी आबादियां और डेंस किस्म की आबादियां बनना शुरू हो गई। नेक्स्ट इज सोशल चेंज। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये सिग्निफिकेंट किस्म की सोशल चेंजेस लेके आई है, माशरे में तब्दीलियां लेके आई है। इससे मिडिल क्लास बढ़ी है और फैमिली स्ट्रक्चर में चेंजेस आई है, और जेंडर रोल्स ने इवॉल्व किया है, और प्रोमिनेंट किस्म के फीचर्स हैं ये जेंडर रोल्स और फैमिली स्ट्रक्चर, और ये जो मिडिल क्लास की एवोल्यूशन है ये सारी सोशल चेंजेस में आती हैं। इनको हम थोड़ा सा इस तरह भी देख सकते हैं कि जो जितनी भी सोशल चेंजेस हुई हैं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, उसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। राइज ऑफ द वर्किंग क्लास ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि जरूरत थी ट्रेंड लोगों की फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, और चूंकि मैस प्रोडक्शन हो रही होती है फैक्ट्रीज के अंदर तो लोगों की भी ज्यादा जरूरत थी। फैमिली स्ट्रक्चर्स में बहुत चेंजेस आना शुरू हुए, क्योंकि एग्रीगेरियन सोसाइटीज में ये जो लोग ज़राअत से कनेक्ट होते हैं, फैमिलीज बच्चों समेत और बूढ़ों समेत सारे मिलके फॉर्म्स पे काम करते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में मतलब कुछ लोग माइग्रेट करके आ गए, कुछ गांव में रह गए, फिर वहां पे भी लोग ज्यादा टाइम फैक्ट्रीज में गुजार रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे शहर की जिंदगी को, तो बहुत ही एक फैमिली लाइफ स्ट्रक्चर जो है ना डिस्टर्ब हुआ है। वर्किंग क्लास बड़ी है तो राइज ऑफ द मिडिल क्लास भी बड़ा है, लोगों के पास पैसा आया है तो वो पॉवर्टी से ये लोअर क्लास से मिडिल क्लास की तरफ का सफर उन्होंने तय किया, और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुई है और इनइक्वालिटी हुई है। मींस कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म जो है उसके अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है या पैसे का गैर मुनसिफाना तकसीम हुई है। मींस के वेल्दी लोग ज्यादा वेल्दी हुए हैं और जो वर्किंग क्लास या लेबर क्लास है वो ज्यादा लेबर क्लास की तरफ चली गई है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक प्रोसेस। सो जो एडवांसमेंट्स हुई है साइंस में और टेक्नोलॉजी में, इन्होंने बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ लाइफ, ह्यूमन एंड एनिमल्स, जियोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ द अर्थ, प्लेनेट अर्थ, जमीन की जो स्टडी होती है, एंड फिजिक्स यू ऑल नो दैट उर्दू में इसको तबीयत कहते हैं। सो इसने इंटेलेक्चुअल थॉट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, मींस के साइंस का रोल बढ़ने लग गया। और इसमें चार्ल्स डार्विन जो है उन्होंने जो एवोल्यूशन की थ्योरी दी है, जिससे वो बंदर से या चिंपांजी से इंसान बनने का वो जो एक पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, तो मिड 19th सेंचुरी में उसने भी ट्रेडिशनल रिलीजियस व्यूज जो हैं उनको बहुत ज्यादा चैलेंज किया है और विक्टोरियन सोसाइटी को और उस टाइम के लिटरेचर को और उस टाइम के रिलीजियस बिलीफ्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है। सो जो रिलीजन पे इंपैक्ट है इनका, इन्होंने बेसिकली क्रिएशनिज्म का एक कॉन्सेप्ट होता है रिलीजन के अंदर, डार्विन की थ्योरी ने वो चैलेंज किया है। जैसे ये बिग बैंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और मींस के ये कहते हैं कि इंसान बंदरों से पैदा हुए हैं, जबकि एडम एंड ईव का एक कॉन्सेप्ट है जो एक बिब्लिकल या एक
हेवनली या एक आप समझ लें कि खुदाई कॉन्सेप्ट है, उसको इसने चैलेंज किया और एक रिलीजियस कंट्रोवर्सी बनाई है इसने, और हीटेड किस्म की डिबेट और कन्वर्सेशंस जो कि रिलीजियस सर्कल्स में होने लग गई हैं, जिन्होंने डार्विन के या डार्वेरियन आइडियाज जो हैं उनको रिजेक्ट किया। थियोलॉजी में एक शिफ्ट आया है इनकी इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की वजह से, और मींस लोगों ने ये डिस्कशन शुरू की है कि ये एक अटेम्प्ट है जो रिकंसाइल करना चाह रही है साइंस को रिलीजन के साथ, और इससे जो थियोलॉजिकल या रिलीजियस पर्सपेक्टिव है वो चेंज होंगे। लिटरेचर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है इनकी थ्योरी का। एक मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस जो हैं वो लिटरेरी सर्कल्स में डिस्कस होना शुरू हुए, और सोशल और कल्चरल रिफ्लेक्शंस जो हैं उनको इस डार्विनियन थ्योरी के पर्सपेक्टिव में और एक नेचुरलिस्टिक किस्म का लिटरेचर जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ है। और डार्विनियन सटायर और क्रिटिक का भी एलिमेंट, मतलब लोगों ने उस पे अपनी क्रिटिक भी दी है और उसको सैटिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सपेंशन। सो विक्टोरियन एज जो है इसमें ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने बहुत ज्यादा अपनी कॉलोनियल एक्सपेंशन जो है वो की है, ओवरसीज ट्रेड बढ़ाया है, और इंपीरियल एस्पिरेशंस होती हैं, मींस कि उनके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो एम्स थे, जिनमें वो एक ब्रिटेन को एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस के तौर पे ले रहे थे, और उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज थी अक्रॉस द ग्लोब उनको इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे थे। तो ये जो कॉलोनियल एक्सपेंशन है इसने भी बहुत सिग्निफिकेंट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज लाया है ब्रिटिश एम्पायर का, जिसमें अगर हम इंपीरियल एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉलोनाइजेशन से इन्होंने जिन जिन इलाकों को अपने साथ अनेक्स किया है, शामिल किया है इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए, उनमें बहुत सी टेरिटरीज आती हैं जिनमें एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है और ओशियाना, ये मतलब ये सारे इलाके इन्होंने शामिल किए। और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी अगर हम इसे कनेक्ट करें कॉलोनियल एक्सपेंशन के साथ, तो ब्रिटेन जो है वो एक पावर हाउस की तरह, इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह इमर्ज हुए हैं दुनिया के अंदर। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, और जितना भी ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था, तमाम लेड बाय ब्रिटेन था। और इन सब की वजह से इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस भी बढ़ी है, और कल्चरल और आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इनकी जितनी भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नेंस है वो भी दुनिया ने मानी है कि मींस के ब्रिटिश गवर्नमेंट का सूरज कभी गुरूब ही नहीं होता था, और कल्चरल एक्सचेंज और ग्लोबल इम्पैक्ट तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज। सो विक्टोरियंस जो थे वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं, उनके अंदर मींस के एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी है एंड प्रोप्राइटी है। तो ये जो पीरियड है विक्टोरियन पीरियड, इसमें एक रिन्यूड किस्म का एक नया इंटरेस्ट था मॉरल वैल्यूज की तरफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ और फिलंथ्रोपी की तरफ। फिलंथ्रोपी मींस कंपैशन, मींस टुवर्ड्स द लाइफ, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी, बेनेवोलेंस। थोड़ा सा अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी एंड प्रोप्राइटी, तो इसको हम देखेंगे जो विक्टोरियन मोरालिटी है उसमें वर्चुअस बिहेवियर, सेल्फ डिसिप्लिन और एडहेरेंस टू स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट ये जरूरी है। रिलीजियस बिलीफ्स हैं और क्रिश्चियन वैल्यूज जो हैं उनको इन्होंने एम्फेसाइज किया। रिलीजन का बहुत ज्यादा रोल रहा है इनकी इन वैल्यूज के अंदर, और सोशल एक्सपेक्टेशंस और क्लास डिस्टिंक्शंस तो बहुत ही ज्यादा इनके अंदर ग्लूड थी और एम्बेडेड थी। और अदर जो हेडिंग्स हैं उनको अगर हम पढ़ें तो उसमें जेंडर रोल्स, फैमिली वैल्यूज, सेक्सुअलिटी, मोडेस्टी और फिलंथ्रोपी और सोशल रिफॉर्म्स जो हैं इनका एलिमेंट बहुत ज्यादा विक्टोरियन नॉर्म्स में नजर आता है। इनके लिटरेरी और आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशंस जो हैं और क्वीन विक्टोरिया का जो एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस है थ्रू आउट द एरा, उसकी टोन ही मॉरल है और इट इज अ कमिटमेंट टू अ वर्चुअस लाइफस्टाइल। और एज ए नेशन इन्होंने प्रेजेंट किया है और लॉन्जेविटी की तरफ और एक एंड्योरेंस की तरफ के विक्टोरियन मॉरल स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने पूरी दुनिया में मनवाए हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है थ्रू देयर कॉलोनियल एक्सपेंशन। अनदर फैक्टर इज पॉलिटिकल चेंज। सो विक्टोरियन एरा जो शुरू हुआ है क्वीन विक्टोरिया के थ्रोन पे बैठने के साथ 1837 में, उसने स्टेबिलिटी दी है अपने पूरी दौरे हुकूमत में, पूरे रेन में 1837 टू 1901। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इसने कंट्रीब्यूट किया है एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड ऑर्डर। सो इसमें तरतीब भी थी और एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी भी थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का लफ्ज यूज हुआ है इसमें एक सेरेमोनियल किस्म का इंस्टीट्यूशन था और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी मोनार्की की थ्रू दी क्वीन, जबकि एक्चुअली जो पॉलिटिकल पावर थी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास थी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर वो लोग काम कर रहे थे। उसमें मोनार्क का एक अपना रोल है, क्वीन का एक अपना रोल है जिसने कंबाइन रखा हुआ है सबको, और नीचे एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, और उसमें डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही है और फ्रेंचाइजेस की एक्सपेंशन है। अपनी पूरी जो कॉलोनियल इन्होंने पूरा बढ़ाया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की कन्वेंशंस हैं इस पूरे सेटअप के अंदर। एक वर्ड यूज हुआ है फिलंथ्रोपी का, तो फिलंथ्रोपी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिलंथ्रोपी इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ
promoting the well-being of others through charitable donations, volunteering yourself, और कोई भी एफर्ट है जिसको हम अगर करें। इसमें अब्दुल सत्तार ईदी साहब की हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इसी तरह वर्ल्ड वाइड जो काम हो रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की एक फाउंडेशन है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सो कोई भी बंदा ग्लोबल हेल्थ पे काम करे, एजुकेशन पे काम करे, पॉवर्टी को कम करने पे काम करे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काम करे, लोगों की वेलबींग के लिए काम करे, तो बेसिकली ये फिलैंथ्रोपी में आता है और उस इंडिविजुअल को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते थे, जिसकी एक एग्जांपल अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं विक्टोरियन एरा में जो एक कॉमन थीम्स डिस्कस हुई हैं उनको, और इसका लिटरेरी बहुत इंपैक्ट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपैक्ट है। और हमने किसी भी विक्टोरियन एरा के राइटर को अगर स्टडी करना है या हमने किसी भी पेपर में किसी भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है विक्टोरियन पर्सपेक्टिव में, तो उनमें थीम्स का बहुत ज्यादा रोल है। और ये तमाम वीडियोस के लिए कॉमन है कि जब भी थीम्स की बात आएगी या जब भी इवेंट्स की बात आएगी तो हम इसको रिलेट करेंगे इन्हीं एंगल से कि पेपर में हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, या हमने उस एरा को या उस पीरियड को समझना कैसे है, और इसी तरह इसका जो एकेडमिक और जो इसका प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव बनता है वो। सो फर्स्ट थीम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसको हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सो वी क्विकली गो विद इट। इट इज द प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी, इकोनॉमी, डेली लाइफ अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड द राइज ऑफ द वर्किंग क्लास। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो अनदर थीम इज सोशल रिफॉर्म एंड फिलैंथ्रोपी। सो सोशल रिफॉर्म का भी जिक्र हुआ है और फिलैंथ्रोपी का भी ऑलरेडी जिक्र हुआ है, लेकिन फिर भी इसको क्विकली हम पढ़ते हैं। अ हाइटेंड awareness of social issues and a commitment to the moral and social improvement, जो कि विक्टोरियन एरा की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। So this era, the Victorian era, saw movements advocating, कुछ ऐसी तहरीकें चली for workers' rights, public health, education and various social reforms, के जब लोग आए शहरों में काम करने के लिए और उनको दुनिया के बारे में पता लगा, अपने हकूक के बारे में पता लगा, और फिर उन्होंने जब उनके पास कैश फ्लो हुआ, पैसे आए ड्यू टू दी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, तो फिर उनके अंदर इस तरह की मूवमेंट्स भी क्रिएट हुई हैं। नेक्स्ट इज मोरालिटी एंड वैल्यूज। सो इसको भी हमने डिस्कस किया है। सो एम्फेसिस जो है मोरालिटी के ऊपर और वैल्यूज के ऊपर एज ए ड्यूटी और एज ए रिस्पेक्टेबिलिटी लिया गया है विक्टोरियन एरा में, और इसको एसोसिएट किया गया स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट के साथ, और एक कंसर्न था, एक फिक्र थी फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर, स्पेशली इन द मिडिल एंड अपर क्लास। मींस की क्लास डिस्टिंक्शंस भी थी, क्लास डिफरेंसेस भी थे, और उनके अपने एक कोड ऑफ कंडक्ट जो था जिसको फॉलो किया जाता था। और जेंडर रोल्स जो थे उन पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस रहा है कि विक्टोरियन एरा में इट हैज विटनेस्ड द कोडिफिकेशन ऑफ जेंडर रोल्स और विद क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन द रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन। औरतों ने क्या काम करना है और मर्दों ने क्या काम करना है। और मैं देखा कि एक इमर्जेंस ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हुई है कि वुमेन राइट्स जो हैं और बिगिनिंग ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, ये सोचें भी इसी टाइम में स्टार्ट हुई है। ये वुमेन राइट्स और जो रोल हैं, जेंडर रोल्स, इनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली विक्टोरियन एरा में डोमेस्टिसिटी ऑफ वुमेन पे बिलीव किया गया है कि जो डोमेस्टिक रोल है वो वाइव्स और मदर्स को दिया गया है, और उनका स्फीयर जो है घर के अंदर तक रिस्पॉन्सिबल किया गया, और हाउस होल्ड को, बच्चों को बड़ा करने और जो हस्बैंड है उसकी जरूरत को पूरा करने और इसके आसपास औरत की जिंदगी घूमती थी, और बाकायदा घरों को औरत के हिसाब से सजाया जाता था। और जो अपॉर्चुनिटीज थी एजुकेशन की और एम्प्लॉयमेंट की, वो वुमेन के लिए लिमिटेड थी, ना होने के बराबर थी। और लीगल स्टेटस जो है और जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन पे भी, मतलब वुमेन्स जो है उनको लिमिटेड राइट्स दिए जाते थे प्रॉपर्टी में, कि वो अपने हस्बैंड की शादी के बाद उसकी जायदाद में जो हिस्सा लें। और फिर जो डाइवोर्स के लॉज हैं वो भी बहुत स्ट्रिंजेंट और बड़े सख्त किस्म के थे, जिसमें औरतों के लिए चैलेंजेस थे कि वो जब डाइवोर्स लेना चाहती थी तो एक मतलब के कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन और इस तरह के मसले चलते थे। और वुमेन राइट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो भी विक्टोरियन एरा के अंदर बहुत हुई हैं, जिन्होंने औरत के बारे में और वुमेन के बारे में बात शुरू करने की है। और इसमें कुछ एक्टिविस्ट्स, जिसमें सफरगेट्स का नाम आता है, उन्होंने ब्रॉडर राइट्स जो हैं औरत के, उनको चैलेंज भी किया है, सोसाइटल नॉर्म्स को और लीगल लिमिटेशंस के बारे में भी बात की है, और एक एक्टिव रोल प्ले किया है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक किस्म का जो रिस्पांस है वो भी मीन्स ये कि विक्टोरियन लिटरेचर में वुमेन का रोल है उसको भी रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा है। जिस तरह के चार्लोटे ब्रॉन्टे हैं या एलिजाबेथ गैस्किल हैं, तो ये हालांकि फीमेल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये इनका जो पेन नेम था वो मोस्टली इनकी राइटिंग्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं किसी मर्द के नाम से, क्योंकि वुमेन का रोल बहुत लिमिटेड था। इसी तरह जिस तरह जॉर्ज इलियट है तो बेसिकली वो एक फीमेल थी, जॉर्ज इलियट एक पेन नेम है। और ड्रेसिंग के हिसाब से देखा जाए तो फैशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वुमेन से, तो बहुत ही टाइट किस्म के ये कॉर्सेट्स पहना करती थी। अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वुमेन क्लोथिंग जो है बड़े टाइट कॉर्सेट्स होते थे। एक एलिमेंट ऑफ डिपेंडेंसी और फ्रेजिलिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट इज साइंटिफिक प्रोग्रेस। विक्टोरियन एरा में सिग्निफिकेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं और एडवांसमेंट्स हुई हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और अर्बनाइजेशन हुई है। सो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी इसी पर्टिकुलर टाइम में आई है, जिसने
ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज किया और एक स्पार्क किया है इसने डिबेट्स को, और एक साइंस और फेथ के दरमियान एक रिलेशनशिप को रीडिफाइन करने की कोशिश की है। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है ये भी द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उसने इन्फ्लुएंस किया है, और कॉलोनियलिज्म ने एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है, जिसमें विक्टोरियन वर्ल्ड व्यू जो है उसको शेप किया गया है। अक्रॉस द वर्ल्ड विक्टोरियन एरा जो है वो फैला है, और इसने एक फैसिनेशन इसमें है एक्सोटिक किस्म के कल्चर्स की, और सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स द एम्पायर मींस के लोगों को जो सर का खिताब मिलता था फ्रॉम द क्वीन, के लोग जो हैं वफादार होके और बड़े अपने फराइज की बड़ी जबरदस्त किस्म से अंजामदही करते थे। सो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म जो है इसका इंपैक्ट भी विक्टोरियन एरा में बहुत ज्यादा रहा है। हम इन दो टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंपीरियलिज्म बेसिकली इट रेफर्स टू द पॉलिसी और आइडियोलॉजी ऑफ एक्सटेंडिंग अ नेशंस अथॉरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन टेरिटरीज, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए और स्ट्रेटेजिक पर्पजों के लिए, बिजनेस के लिए आप जब अपनी नेशनल अथॉरिटी को एक्सटेंड करते हैं अदर नेशंस के ऊपर और उनको कंट्रोल करते हैं, तो इसको हम एग्जांपल के तौर पे लें तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। सो लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन पावर्स हैं इन्होंने फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम जो है इन्होंने कॉलोनाइज किया और कंट्रोल किया है अफ्रीकन टेरिटरीज को। इसी तरह भी, लेकिन पर्पस क्या था? वो ये था कि नेशनल अथॉरिटी को हमने इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए हमने और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए इंप्लीमेंट करना है। अब कॉलोनियलिज्म को देखते हैं तो इसमें बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट और मेंटेनेंस और एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज, टेरिटरी, अपना इलाका बढ़ाते हैं, कब्जा करते हैं, दूसरी टेरिटरीज को कब्जे में लेते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ब्रिटिश ने जो इंडिया को कॉलोनाइज किया है ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ब्रिटिश क्राउन जो है उसने अपना कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है इंडियन टेरिटरीज के ऊपर और उनके रिसोर्सेज को और उनको इकोनॉमिक डोमिनेंस उन पे बना के रखी है। तो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म को थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में समझा जा सकता है। नेक्स्ट, नेचर एंड एनवायरनमेंट। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, उससे अर्बनाइजेशन बढ़ी और लोग गांव से निकल के शहरों की तरफ चले गए, तो फिर उनको नेचर और कंट्री साइड, गांव के इलाके फैसिनेट करते थे, और उनके लिटरेचर में ये रिफ्लेक्ट किया गया है और आर्ट में भी रिफ्लेक्ट किया गया है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको सिंबलाइज किया गया है प्योरिटी के तौर पे, खालिस होने के तौर पे, और अगेन एक रिट्रीट ली गई है फ्रॉम द परसीव्ड मॉरल एंड फिजिकल पोल्यूशन ऑफ द सिटीज, के हम शहर की गंदगी से और शहर की आलूदगी से दूर लोग अगेन एंजॉय करने के लिए या अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कंट्री साइड में जाते हैं। सो रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म भी विक्टोरियन एरा को मार्क करते हैं एज अ थीम। ये जो एक टेंशन रही है रोमांटिक आइडियल्स की और जो अर्लियर एरा में इमर्जेंस ऑफ द रियलिज्म का एक एलिमेंट है, इसको हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रोमांटिसिज्म और रियलिज्म क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, डिटेल में तो नहीं, लेकिन मैं क्विक एक आपको रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ कि रोमांटिसिज्म जो बेसिकली है एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है जिसमें इमोशन, नेचर और इंडिविजुअलिज्म जो है उसको फोकस किया गया है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को हम सेलिब्रेट करते हैं नेचर, ब्यूटी और इमोशन के तौर पे। और जो रियलिज्म है ये एक लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें एवरीडे लाइफ और एवरीडे एक्सपीरियंसेस विद एक्यूरेसी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिसमें जिस तरह के गुस्टैव की एक पेंटिंग है जिसके अंदर ऑर्डिनरी सीन्स हैं, आम सीन्स हैं, और जिसके अंदर जैसे कि द स्टोन ब्रेकर्स, तो उसमें लोग हैं जो बस पत्थर तोड़ रहे हैं और एक पेंटिंग के अंदर दिखाया है। तो बेसिकली लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल रियलिज्म में दिखाई गई है। सो अगेन रोमांटिक एलिमेंट्स जो हैं वो परसिस्ट किए हैं और एक इंक्रीजिंग फोकस रहा है जिसमें एक लाइफ को डिपिक्ट किया गया है और अटेंशन टुवर्ड द डिटेल ऑफ द कमिटमेंट टू द पोर्ट्रेइंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। बेसिकली ये रोमांटिक से निकल के विक्टोरियन एज में हम रोमांटिसिज्म से रियलिज्म की तरफ आए हैं, यानी कि लोगों की बात हुई है और आम लोगों की बात हुई है और छोटे छोटे कामों की बात हुई है और छोटी छोटी डिटेल्स को भी सेलिब्रेट किया गया और एक्सपीरियंस किया गया है। नेक्स्ट इज लॉस एंड नॉस्टैल्जिया। विक्टोरियन एरा में एक सेंस ऑफ लॉस एंड नॉस्टैल्जिया भी है। सो लॉस मीन्स नुकसान और नॉस्टैल्जिया मीन्स एक विस्टफुल एक थॉट का प्रोसेस है जिसमें आप एक विस्टफुल एलिमेंट ऑफ रिकॉलिंग दी पास्ट, मतलब कि आप जब को रिग्रेट होता है आपको और आप माजी की कुछ चीजों को याद करते हैं और उन पे अफसरदा होते हैं या खुश होते हैं, तो इस मिली जुली एक फीलिंग को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और ये एक आइडियलाइज्ड पास्ट जो लोगों ने अपना सोचा हुआ था और मीन्स कि ये एक रैपिड चेंजेस जो सोसाइटी में आ गई हैं उससे जो लॉस हुआ है उससे लोगों के अंदर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। और ये लिटरेचर में एविडेंट है जिसमें थीम्स ऑफ लॉन्गिंग फॉर अ सिंपलर लाइफ, लोग सादा जिंदगी की तरफ वापस जाना चाहते हैं और उनको एक रिग्रेट है जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से और अर्बनाइजेशन से हमने अपनी अच्छी खासी सिंपल और मजे की जिंदगी जो थी, जिसमें फुर्सत थी, जिसमें वक्त था, जिसमें लोगों की कदर थी,
जिसमें वैल्यूज थी और प्रेवलेंट थी, उनको हमने खो दिया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि लॉस ऑफ नॉस्टैल्जिया जो विक्टोरियन है उसके अंदर सोसाइटल चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुई हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के तौर पे। जिस तरह के चार्ल्स डिकन ने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो लिखा है, तो उसमें पिप जो है प्रोटैगनिस्ट, वो एक्सपीरियंस करता है लॉस ऑफ इनोसेंस और आइडेंटिटी और अपनी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को नेविगेट करता है थ्रू आउट द स्टोरी। इस तरह अगर नॉस्टैल्जिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें विक्टोरियन एरा में, तो एक परसीव्ड सिंपलर पास्ट वाज कॉमन, मतलब कि सोचा जाता है कि जो सिंपल पास्ट, जो कॉमन पास्ट था वो अच्छा था। तो थॉमस हार्डी का जो है फॉर फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, सो इसमें जो उनका प्रोटैगनिस्ट है बेथशीबा जो है प्रोटैगनिस्ट, वो मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है और ही इज लॉन्गिंग, ही इज यर्निंग फॉर आइडियलाइज्ड एंड पेस्टोरल लाइफ, गांव की जिंदगी को और वो जो खेतों की जिंदगी है उसके लिए वो तड़प रहा है और वो उदास है। और ये एक विक्टोरियन फैसिनेशन के तौर पे दिखाया गया है कि विक्टोरियंस जो हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइजेशन होने के बाद, और फिर जब उनकी ये ब्रिटिश ने और इन्होंने जो कॉलोनियल एक्सपेंशन की है, तो ये लोग पूरी दुनिया में फैले हैं, तो फिर इनको वापस अपने इलाके याद आते थे और उनकी सिंपल लाइफ याद आती थी और उनको फैसिनेट करती थी। तो इससे सेंस ऑफ लॉस्ट और सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया का एक एलिमेंट डेवलप होता है। नाउ वी डिस्कस द मेजर डिविजन्स ऑफ विक्टोरियन एरा. So Victorian era is basically divided into 5 sub-shades, and those shades are early Victorian period, mid-Victorian period, late Victorian period, and we also discussed that who were pre-Raphaelites and what is aestheticism and decadence. So early Victorian period extends from 1832 to 1848. ये जो फेज है इसमें क्वीन विक्टोरिया जो हैं इन्होंने हुकूमत को संभाला, दी एक्सेस्ड द थ्रोन। 1837 में जब वो तख्त पर बैठी तो रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने वोटिंग राइट्स को एक्सपैंड किया। रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 एक सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसमें इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसको रिफॉर्म किया गया है। इसमें वोटिंग राइट्स एक्सपैंड हुए हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स हुई है, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस हुई हैं और न्यू बोरोज और न्यू काउंटीज बनी हैं इंग्लैंड में, और पॉलिटिकल पावर डायनेमिक्स जो है वो शिफ्ट हुई हैं। आप इसको मजीद डिटेल पे भी नेट में पढ़ सकते हैं। सो जो अर्ली विक्टोरियन लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करता है एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म और प्रोग्रेस। सो एक मतलब होपफुलनेस, एक चीयरफुलनेस और एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है क्वीन विक्टोरिया के आने से, और मॉरल और सोशल इश्यूज जो है वो फोकस में लाए गए और एक इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की तरफ और सोशल रिफॉर्म की तरफ एक इंटरेस्ट डेवलप होता नजर आया है, जिसमें चार्ल्स डिकन्स जो हैं उन्होंने भी वर्किंग क्लास के जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनको एक्सप्लोर किया अपनी राइटिंग में। और इस विक्टोरियन एरा में जो अर्ली विक्टोरियन एरा है इसके अंदर जो मिडिल क्लास है वो ग्रो हुई है और विक्टोरियन वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मोरालिटी और ड्यूटी जो है वो इन्फ्यूज किया गया है सोसाइटी में। चार्ल्स डिकन्स जो है उनके लिटरेचर में उन्होंने भी बेसिकली एक पोर्ट्रे ऑफ वर्किंग कंडीशंस किया है लोगों का, और इकोनॉमिक इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन की जो थीम्स हैं उनको डिस्कस किया है। हाउसिंग और लिविंग कंडीशंस को जिक्र में लाया है। एजुकेशनल और सोशल मोबिलिटी, माइग्रेशन और सोशल कमेंट्री की है इन्होंने थ्रू देयर कैरेक्टर्स, और सोशल रिफॉर्म्स की एडवोकेसी की है कि उनकी जरूरत है सोसाइटी में, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट, मिड विक्टोरियन पीरियड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1848 टू 1870। सो मिड विक्टोरियन पीरियड जो है ये इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है, और इसमें एक क्राइमियन वॉर भी हुई है। सो ये बेसिकली 1853 से 1856 तक एक रशिया अलायंस थी ऑटोमन एम्पायर की, फ्रांस की, ब्रिटेन की और सर्डिनिया की, और ये प्राइमरीली क्राइमियन पेनिनसुला है उसके ऊपर एक ये जंग हुई है। कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे और जिसके अंदर मॉडर्न मिलिट्री मेडिसिन और मॉडर्न मिलिट्री वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल हुआ है। देन चार्लोटे ब्रॉन्टे, एलिजाबेथ गैस्किल और चार्ल्स डिकन्स जो हैं उन्होंने सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया है अपने लिटरेचर में, जो कि पहले मैंने थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया भी है इसका, और टुवर्ड्स रियलिज्म और एक डिटेल्ड न्यूएस्ट किस्म का एक पोर्ट्रेल ऑफ सोसाइटी हुआ है। इन्होंने माशरे के मसाइल को उजागर किया है। और जो ये पीरियड है मिड विक्टोरियन, इसने अगेन प्री रैफेलेट ब्रदरहुड, ये ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट है जिन्होंने रिजेक्ट की हैं एकेडमिक कन्वेंशंस को, और वो जो एकेडमिक कन्वेंशंस हैं और ये कहते हैं कि दोबारा हम आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ जाते हैं और अर्ली रेनेसांस जो है उसको जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी एक इस पीरियड के अंदर बात हुई। सो बेसिकली अर्ली रेनेसांस के जो प्रिंसिपल है उनमें ह्यूमनिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है और एक पर्सपेक्टिव है, लीनियर किस्म का फंडामेंटल टेक्निक है उसके अंदर, और एक क्लासिकल इन्फ्लुएंस है, इंडिविजुअलिज्म है और बैलेंस है, हार्मनी है उसके अंदर। सो ये लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अर्बनाइजेशन से वापस सिंपलर लाइफ की तरफ, एक रेनेसांस की तरफ वापस जो है लेके गए हैं लिटरेचर को। इसको एक
अलग हेडिंग में भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द लेट विक्टोरियन पीरियड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1870 टू 1901। सो लेट विक्टोरियन पीरियड जो है, इसमें भी ब्रिटिश एम्पायर ने एक इंक्रीज देखा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस का, क्योंकि कॉलोनियलिज्म बढ़ा है, एक्सपेंशन हुई है इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की, और जो सोशल इश्यूज हैं वो उनको एड्रेस किया गया है, और एक ग्रोइंग सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी और स्केप्टिसिज्म भी है, एक हेजिटेशन है, एक वेगनेस है, एक एम्बिग्यूटी है, एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अदर टेरिटरीज को फोर्सफुली ऐड किया जा रहा है और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और अगेन एक स्केप्टिसिज्म भी है, और जिसमें एक एलिमेंट ऑफ डिसबिलीफ और एलिमेंट ऑफ डाउट शामिल है। सो जो एस्थेटिक मूवमेंट है वो इमर्ज हुई इसके रिस्पॉन्स में, और उसने जो स्ट्रिक्ट मॉरलिज्म है उसको उस टाइम की उसको चैलेंज किया है, और उन्होंने इस चीज को रीइंफोर्स किया है, ये इंपॉर्टेंस बताई है कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट होना चाहिए। और इस एरा में डिकेडेंट मूवमेंट जो है, डिकेडेंट मूवमेंट वो भी स्टार्ट हुई है। मींस के एक फैसिनेशन थी जो एक एक्सोटिक किस्म की, एक सेंसुअल किस्म की, और एक रिजेक्शन ऑफ द मेन स्ट्रीम विक्टोरियन वैल्यूज को जो रिजेक्ट किया जाना स्टार्ट हुआ लेट विक्टोरियन पीरियड में, उसके अगेंस्ट मतलब ये जो एक डिकेडेंट मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई। इसको भी हम एक अलग करिंग में डिस्कस करते हैं। सो आर्ट फॉर द आर्ट सेक जो है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये इट इज बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि ऑटोनॉमी ऑफ द आर्ट और एम्फेसिस ऑन द एस्थेटिसिज्म, मींस खूबसूरती के ऊपर, और जो एस्थेटिक क्वालिटीज हैं, जो प्राइमरी पर्पस है आर्ट का, ब्यूटी है, सेंसरी एक्सपीरियंस है, जिसमें रंग हैं, कलर्स हैं, उसकी तरफ लेके गए कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मॉरल लेसन, कि हर चीज में मॉरल लेसन दिया जाए, हर चीज में मॉरल लेसन दिया जाए, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा आर्ट को एंजॉय भी करते हैं। और एक डिकेडेंस और एक जो सिंबलिज्म है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है। यूटिलिटेरियनिज्म जो है उसको रिजेक्ट किया गया है। प्री रैफेलेट्स, सो ये एक्सटेंड करते हैं 1848 से 1860 तक। सो प्री रैफेलेट ब्रदरहुड जो है 1848 में इन्होंने एक आर्टिस्ट है जिनमें डांटे, गैब्रियल रोजेटी हैं, विलियम हॉलमैन हंट हैं और जॉन एवरेट मिलिस हैं, वापस आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं जो प्री रेनेसांस पीरियड के हैं, जिनको मैंने डिस्कस भी किया है। सो इनका जो काम है ये फीचर करता है विविड कलर्स को, डिटेल्ड सिंबोलिज्म को, और रिजेक्ट किया इन्होंने एकेडमिक कन्वेंशंस को। और वो एकेडमिक कन्वेंशंस कौन सी हैं? द एलिमेंट ऑफ मिमिक्री, एक मिमेटिक रियलिज्म के, आप रियलिज्म को जो मिमिक कर रहे हैं, और हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको एक रिजिड किस्म की जो आर्टिस्टिक हायरार्की को फॉलो किया जा रहा है, और जो स्टूडियो की जो प्रैक्टिसेस हैं, मींस के जिस तरह नेचुरल लाइट की बजाय बंद कमरों के अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स में जो ये एक स्टूडियो सेंट्रिक अप्रोच है उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। और सोशल और पॉलिटिकल थीम्स भी जो हैं उनको भी इन्होंने रिजेक्ट किया और अपनी मींस का एक कंसर्न शो किया और पॉलिटिकल सोशल मैसेज देने की कोशिश की है कि आर्ट जो है इसको पर्सनल एक्सप्रेशन, इंडिविजुअलिज्म और यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी और नेचुरल थीम्स के तौर पे लिया जाना चाहिए। सो ये जो मूवमेंट है ये विजुअल आर्ट से बियॉन्ड गई है और उसने लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया है, और इसमें क्रिस्टीना रोजेटी जो प्री रैफेलेट एस्थेटिक्स के साथ एसोसिएटेड रही हैं उनको भी इंस्पायर किया है। बार बार दो वर्ड्स रिपीट हुए हैं, एस्थेटिक्स एंड डिकेडेंस, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो 1880 टू 1901 तक एक्सटेंड हुआ है एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एस्थेटिक्स एंड एथिक्स। सो ये एक्सियोलॉजी फिलोसफी की दो टर्म्स हैं, एस्थेटिक्स ब्यूटी और एथिक्स अखलाकियात। सो मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूं, उनसे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि द गर्ल्स वांट अटेंशन, सो इट रिफ्लेक्ट्स एस्थेटिक्स, कि उनकी जो ब्यूटी है उसको एप्रिशिएट किया जाए। बट द वुमेन वांट रिस्पेक्ट, तो अब वही गर्ल जब वुमेन बन गई है, फिजिकल एप्रिसिएशन से ज्यादा अपील उसको करता है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। सो ऑस्कर वाइल्ड जो है उन्होंने आर्ट फॉर द आर्ट से को सेलिब्रेट किया है और उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी और एस्थेटिक एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट किया है। और जो डिकेडेंट मूवमेंट है इसने भी फॉलो किया है और डिफरेंट किस्म की थीम्स ऑफ एक्सेस, सेंसुअलिटी और रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशन मोरालिटी जो है उसको एम्बेड किया है अपने अंदर। सो राइटर्स लाइक वाइल्ड एंड ऑबे, बर्डस्ले ये बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहे हैं इस मोमेंट के साथ। उन्होंने क्वेश्चन किया है विक्टोरियन नाम्स को और आइडियल्स को, और ये जो फेजेस हैं और ये जो मोमेंट्स हैं इन्होंने विक्टोरियन एरा में शोकेस किया है कि किस तरह डायनेमिक और मल्टीफेसेटेड किस्म की नेचर है इस पीरियड के अंदर। उन्होंने कैप्चर किया टेंशंस को जो कि डेवलप्ड हुई हैं 19th सेंचुरी ब्रिटेन के अंदर, प्राइमरीली इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से। डेकेडेंट मूवमेंट जो है बेसिकली इन्होंने सेलिब्रेट किया है एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को, इंटेंस किस्म की एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, और उन्होंने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया ब्यूटी पे, रिफाइनमेंट पे और सेंसरी एलिमेंट्स के ऊपर, और एक्सोटिक किस्म की और एलिगेंस किस्म की थीम्स, रिच और विजुअल इमोशनल इंपैक्ट लेके आए हैं ये लिटरेचर
स्ट्रक्चर के अंदर। इन्होंने सिंबॉलिक और मिस्टिक किस्म के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड किया है, और जो सोशल कन्वेंशंस हैं जिनमें टैबू किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज होती हैं, कन्वेंशनल सोशल नॉर्म्स और मोरालिटी जो है उसको भी इन्होंने रिजेक्ट, एक एक्सोटिक किस्म की और एक सेंसुअल किस्म की एक लिटरेरी फील्ड जो है इन्होंने लेके आए हैं, और उन्होंने फैसिनेट किया है अपनी राइटिंग्स के थ्रू और इंस्पायर किया है एक डिस्टेंट किस्म की कल्चर्स को, और एक्सप्लोर किए हैं थीम्स इन्होंने ओरिएंटलिज्म, और एक इंडल्ज किया है अपने आप को मींस के सेंसुअस किस्म की डिपेक्शंस के अंदर। विक्टोरियन एरा के हम मेजर इवेंट्स जो है उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्वीन विक्टोरिया की जो एक्सेशन टू द थ्रोन है 18 साल की उम्र में वो उन्होंने कंट्रोल संभाला, और इससे विक्टोरियन एरा की बिगिनिंग हुई, और उनके दौरे हुकूमत में या ड्यूरिंग हिज reign ये लॉन्गेस्ट ब्रिटिश हिस्ट्री का जो रूल रहा है until 1901। So the Reform Act 1832 अगेन इसने वोटिंग राइट्स एक्सपेंड किए हैं और रीस्ट्रक्चर किया है पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन को, और इसने एड्रेस किया है पॉलिटिकल करप्शन और इनइक्वालिटी जो इश्यूज थे उनको। इसको हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम 1837 टू 1901 थ्रू आउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो प्रोमिनेंट रही है, और उसने ट्रांसफॉर्म किया है ब्रिटिश इकोनॉमी को, जिससे अर्बनाइजेशन बढ़ी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, और सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं, फैक्ट्रीज, रेलवेज और मैकेनाइज्ड किस्म की प्रोडक्शन हुई है, और वो सेंट्रल टू इकोनॉमी रही है, यानी कि उससे मईशत बढ़ी है और लोगों के हालात भी बढ़े हैं, और मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास जो है ये डेवलप हुई है। 1840 में पेनी पोस्टेज का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये सिस्टम सर रॉलैंड हिल जो है उन्होंने इसको रिवोल्यूशनलाइज किया है मेल डिलीवरी को, और इससे ये मेल डिलीवरी या चीजों का एक जगह से दूसरी जगह आना या नकलो हमल जो है ये बेसिकली अफोर्डेबल होगी और एफिशिएंट होगी, और उसी की एक रिफॉर्म फॉर्म आजकल हम देखते हैं पाकिस्तान पोस्ट की सूरत में, या टीसीएस है, लेपर्ड कुरियर सर्विसेज, और ये सारी हैं मींस के पेनी पोस्टेज सर्विस। नेक्स्ट 1842 माइंस एंड क्लेरीज एक्ट, जो बेसिकली जो लोग माइंस में और क्लेरीज में काम करते थे उनके मसाइल को एड्रेस किया गया है, उनकी कानों में, माइंस में वर्किंग कंडीशंस जो हैं उनको बेहतर किया गया है, और फोकस किया गया है कि चाइल्ड लेबर है अवॉइड की जाए, और सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं उनको इंप्रूव किया जाए कि लोगों की जिंदगी जो है उसको वैल्यू दी जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में वो लोग काम करते थे जहां पे रोशनी नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, और बहुत ज्यादा मसाइल थे। 1845 से 1852 तक एक आयरिश पोटैटो फेमिन, एक कहत पड़ा, बेसिकली बहुत ज्यादा पोटैटो की फसल जो है आलू की फसल के ऊपर उन लोगों का इन्हिसार था, तो ये वो फसल जो है उसके अंदर एक खास किस्म का वायरस या कोई मर्ज आ गई, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो आलू की फसल थी वो फेल हुई, और मतलब के यील्ड्स नहीं आई, और इससे एक बहुत ज्यादा सफरिंग, लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी, बहुत अमवात हुई, और मैसिव किस्म की इमिग्रेशन हुई, लोगों को अपने इलाके भी छोड़ के जाना पड़े। 1848 में एक चार्टिस्ट मूवमेंट विक्टोरियन एरा में रिफ्लेक्ट करती है कि इसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को और वर्कर के जो राइट्स हैं उसको रिफ्लेक्ट किया है, और लोगों ने अपना चार्टर और या अपना उसूल या अपने कायदे या अपनी रिक्वायरमेंट्स बना के उन्होंने पार्लियामेंट को प्रेजेंट की, और ये मूवमेंट कोई इतनी खास इसने अपने गोल्स अचीव नहीं किए, लेकिन फिर भी फ्यूचर में जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई हैं उनमें ये बहुत इफेक्टिव रहा है। 1851 में द ग्रेट एग्जीबिशन के नाम से एक क्रिस्टल पैलेस लंदन में एक ग्रेट एग्जीबिशन हुई, जिसमें टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स जो हैं उनको शोकेस किया गया, और ये ब्रिटेन इंडस्ट्रियल एबिलिटी, स्किल, ये प्रोग्रेस जो है उसको सिंबलाइज करती है। तो आजकल भी जो एग्जीबिशंस होती हैं तो मींस वी कैन से दैट द स्टार्ट ऑफ द एग्जीबिशंस फ्रॉम द विक्टोरियन एरा। नेक्स्ट 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस की अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें एलिमेंट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उन्होंने चैलेंज किया ट्रेडिशनल रिलीजियस व्यूज को, और एक स्पार्किंग किस्म की डिबेट उन्होंने इनिशिएट की साइंस और फेथ के दरमियान, रिलीजन और साइंस के दरमियान। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड्स में। सो 1867 में सेकेंड रिफॉर्म एक्ट आया, और ये मजीद एक लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन थी जिसने वोटिंग राइट्स को मजीद इंक्रीज किया अर्बन एरियाज में, और इन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स जो हैं उनके प्रोसेस को भी मजीद रिफाइन किया। 1870 में एजुकेशन एक्ट आया है। सो एजुकेशन एक्ट ऑफ 1870 सिग्निफिकेंट किस्म के स्टेप्स लिए गए हैं और एस्टेब्लिश किए गए एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम ब्रिटेन में, जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन को ज्यादा एक्सेसिबल कर दिया है। तो बेसिकली तालीम भी पहले प्रिविलेज्ड क्लास के लिए ही थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो वैसे वैसे भी मजबूरी बन गई थी कि लोगों को पढ़ाया जाए, क्योंकि मशीनों पे काम करने के लिए, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए स्किल्ड और एजुकेटेड लोगों की जरूरत थी। तो उस वजह से ये एजुकेशन भी आम लोगों तक एक्सेस होने लगी, क्योंकि ज़ाहिर वेल्दी क्लास ने तो काम करने नहीं थे, तो मींस के लोअर क्लास के लोगों को पढ़ा के और फिर उनको इन जगह पे एडजस्ट किया जाना था। सो बेसिकली जो आम लोगों के लिए तालीम एक्सेसिबल हुई है उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा रोल है। सो 1876 में क्वीन विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सो
फॉलोइंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया, मींस कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस जो बढ़ रहा था, ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंड की और उसका सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इन्फ्लुएंस बढ़ गया। 1884 टू 1885 एक थर्ड रिफॉर्म एक्ट आया है विक्टोरियन एरा में। सो ये एक्ट, इसने मजीद वोटिंग राइट्स को एग्रीकल्चरल वर्कर्स तक एक्सटेंड किया, यानी कि उनको भी वोट देने का हक दिया, और फिर मजीद पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, मींस उन लोगों को, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लोगों को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है पार्लियामेंट में। 1897 में क्वीन विक्टोरियाज डायमंड जुबली एक मार्क्ड इवेंट है जिसमें उनकी 60 साल जिंदगी को सेलिब्रेट किया गया है ब्रिटिश एम्पायर में, कि 60 साल, 60 years ऑन द थ्रोन, 60 साल तक वो बादशाहत में रही। नाउ वी डिस्कस राइटर्स एंड देयर वर्क्स ऑफ विक्टोरियन एरा। सो अगेन, जिस तरह हमने डिवाइड किया है विक्टोरियन एरा को, तो हम राइटर्स को भी उसी तरतीब से डिस्कस करते हैं। सो अर्ली विक्टोरियन पीरियड जो कि एक्सटेंड करता है 1832 टू 1848 तक, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस का जो स्टाइल है वो एक विविड कैरेक्टर्स हैं उनके, और सोशल कमेंट्री है, और उन्होंने भी लोअर क्लास की हार्डशिप्स को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुई है उसके पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया है। चार्ल्स डिकेंस का जो ओलिवर ट्विस्ट है, ये एक स्पॉटलाइट रहा है जिसने एक्सप्रेस किया है सोसाइटल इनजस्टिस को, जबकि डेविड कॉपरफील्ड जो है अगेन डिकेंस के ओन एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको बताता है, और टेल ऑफ टू सिटीज में उन्होंने एक्सप्लोर किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। सो इनकी जो डिकेंस की स्टोरी टेलिंग है, और जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो पिसा हुआ तबका है, उसके बारे में जो एम्पैथी है और एक थीमेटिक डेप्थ जो है, ये 19th सेंचुरी जो शेप कर रही है लिटरेचर को, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चार्ल्टे ब्रॉन्टे जो हैं, इनका जो राइटिंग स्टाइल है, इन्होंने भी एक्सप्लोर किए हैं थीम्स ऑफ लव, मोरालिटी और स्ट्रगल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वुमेन, जिसमें जेन आयर जो है इनकी एक क्लासिक एग्जांपल है विक्टोरियन गॉथिक फिक्शन में। सो जेन आयर जो है ये क्लासिक नॉवल है जिसने मोरालिटी की और फेमिनिज्म की थीम्स को एक्सप्लोर किया है। अगेन शर्ले 1849 में जो इन्होंने लिखा है, ये सोशल इश्यूज को और इंडस्ट्रियल डिप्रेशन जो है उसको हाईलाइट करता है। विलेटे 1853 में इन्होंने लिखा है, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल टाइप नॉवल है जो कि एक फिक्शनल टाउन में सेट हुआ है। सो ब्रॉन्टे के जो काम है वो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, एक वॉइस है, और एक डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ द सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि स्पेशली वुमेन फेस कर रही हैं। चार्लोटे ब्रॉन्टे की सिस्टर हैं एमिली ब्रॉन्टे, इनको बेसिकली ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी कहा जाता था। सो 1848 से 1848 तक इन्होंने जो लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है, तो उसमें जो वुदरिंग हाइट्स है वो एक डार्क एंड एक पैशनेट किस्म का नॉवल है, और जिसमें इन्होंने लव, रिवेंज और इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लास को एक्सप्लोर किया है। ये जो वर्ड यूज होता है गॉथिक, तो बेसिकली इसके अंदर एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री होते हैं, हॉरर होते हैं, सुपरनेचुरल और ग्लूमी किस्म की एक एटमॉस्फेरिक की सेटिंग होती है जिसको हम गॉथिक कहते हैं। सो वुदरिंग हाइट्स में भी ये एक गॉथिक मास्टरपीस है जिसके अंदर डार्क पैशंस हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, और ब्रॉन्टे की जो राइटिंग है वो भी एक्सप्लोर करती है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ लव एंड सोसाइटल नॉर्म्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मिड विक्टोरियन पीरियड दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1848 टू 1870, एंड फर्स्ट वी डिस्कस एलिजाबेथ गैस्किल। सो एलिजाबेथ गैस्किल जो है, इनका जो स्टाइल है नॉवेल्स का, उसने सोसाइटल इश्यूज को एड्रेस किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पोर्ट्रे किया है, डिस्कस किया है, और उन्होंने वर्किंग और मिडिल क्लास की जो लाइफ है उसको रिप्रेजेंट किया है अपने काम में। गैस्किल खुद एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट भी रही हैं और सोशल रिफॉर्मर भी रही हैं, और उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें जो मैरी बार्टन है 1848 का, ये इंडस्ट्रियल और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता है। अगेन नॉर्थ एंड साउथ 1855 में पब्लिश हुआ है, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट और इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर जो है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है। अगेन एक क्रैनफोर्ड 1858 टू 1853 जो उन्होंने एक ह्यूमरस किस्म का पोर्ट्रेयल है, एक स्मॉल सा टाउन है और उसके अंदर जो सोशल लाइफ है उसको ह्यूमरसली इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और अपनी राइटिंग से इन्होंने रिफ्लेक्ट की है कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोसाइटी। विलियम मेकपीस थेक्रे 1811 टू 1863, इनका जो स्टाइल है वो सैटिरिकल है, और इन्होंने कीन ऑब्जर्वेशन दी है सोसाइटी की, जिसमें वैनिटी फेयर जो है क्लासिक एग्जांपल है इनके नैरेटिव स्किल की। वैनिटी फेयर एक सैटिरिकल नॉवल है जिसमें सोसाइटी का एक कमजोर और एक वीक किस्म का बिहेवियर जो एट्रीब्यूट करता है एक डिस्टिंक्टिव और एक खास किस्म के इंडिविजुअल की तरफ, उसको इन्होंने एक्सप्लोर किया है। और द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मोंड 1852 में जो हुआ है, तो इसका बेसिकली एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो अर्ली 18th सेंचुरी में सेट किया गया है। सो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इन सबको नेट के ऊपर देख सकते हैं, तो मैं वन लाइनर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन
करता जाता हूँ। नेक्स्ट इज जॉर्ज इलियट। बेसिकली जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम था। सो मैरी एन इवंस इनका असल नाम है। ये खातून है, फीमेल है। 1819 टू 1880 तक इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर को, लेकिन उस वक्त की जो टुवर्ड्स फीमेल उनका जो एक डोमेस्टिक रोल था उसकी वजह से मींस कि फीमेल्स अपने नाम से भी चीजें पब्लिश नहीं करती थी सोसाइटल एक्सेप्टेंस के लिए, ये जो भी उनके नाम्स थे। तो बेसिकली ये इनकी हेल्पलेस कह लें कि मींस इतने बड़े लिटरेचर के नाम है और उनको उनके नाम से भी कोई नहीं जानता। सो जॉर्ज इलियट, द पेन नेम, एक्चुअल नेम मैरी एन इवंस। सो इनका जो स्टाइल है, इन्होंने भी साइकोलॉजिकल इंसाइट और मॉरल डिलेमास जो हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंडिविजुअल चॉइसेस की विद इन द सोसाइटी, उनको एक्सप्लोर किया है। इनका जो एडम बीड है, ये रूरल लाइफ और मोरालिटी को एक्सप्लोर करता है। द मिल ऑन द फ्लॉस जो है, ये सिबलिंग रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। सो मिडल मार्च एक इंट्रिकेट किस्म की स्टडी है प्रोविंशियल लाइफ के अंदर। और इलियट के जो नॉवल होते हैं उनके अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं और मॉरल डिलेमास होते हैं, सोसाइटल चेंजेस पे बात होती है और वो डीप किस्म की इंसाइट देती है ह्यूमन नेचर और सोसाइटल डायनामिक्स की। नेक्स्ट वी लैंड इनटू द प्री Raphaelite phase that extends from 1848 to 1860. So as we have discussed, तो basically ये group of artists था, तो उनमें से हम डिस्कस करते हैं डेंटे गैब्रियल रोसेटी को, जो 1828 to 1882 तक। So इनका जो स्टाइल है, उनकी जो की फिगर है, ये प्री रैफलेट ब्रदरहुड की, ये एम्फसाइज करते हैं डिटेल सिंबोलिज्म पे और वाइब्रेंट किस्म के कलर्स को यूज करते हैं अपनी थीम्स में और अपनी राइटिंग्स में, और मिडीवियल इन्फ्लुएंस की तरफ या अर्ली प्री रेनेसांस की तरफ ये रोल रिफ्लेक्ट हुए हैं। ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकी जो पोम है द ब्लेस्ड डैमोजेल, और एक पेंटिंग के ऊपर बात की गई है बीटा बीट्रिक्स। सो इन्होंने फीचर किया है मिडीवल थीम्स को और वाइब्रेंट किस्म के कलर्स को और इंटेंस किस्म के इमोशंस को रिफ्लेक्ट किया है अपनी इस राइटिंग में। क्रिस्टीना रोसेटी 1830 टू 1894, अगेन इन्होंने भी अपनी पोएट्री में एक्सप्लोर की हैं थीम्स ऑफ लव, डेथ और रिलीजियस डिवोशन। इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स 1862 में। सो ये कलेक्शन ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑफ थीम्स ऑफ लव, सैक्रिफाइस और स्पिरिचुअलिटी का एक कॉम्बिनेशन है। अगेन द गॉब्लिन मार्केट एक नैरेटिव पोएम है कलेक्शन के अंदर ही, और पर्टिकुलरली इसकी बड़ी एलिगोरिकल किस्म की रिचनेस है, एक मॉरल किस्म की थीम्स हैं इसके अंदर, और इनकी जो पोएट्री है उसके अंदर इमेजरी विविड है और रिलीजियस अंडरटोन्स है, मींस के रिलीजियस किस्म की बात की गई है और अपना एक यूनिक किस्म की वॉइस और यूनिक किस्म का पर्सपेक्टिव इन्होंने प्रेजेंट किया। नाउ वी कंटिन्यू विद द लेट विक्टोरियन पीरियड 1870 टू 1901। थॉमस हार्डी 1840 टू 1928। इनका जो स्टाइल है वो चेंजिंग रूरल लैंडस्केप, सोशल इनजस्टिस और जो ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं या उसके अंदर जो पेचीदगियां हैं उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट। इनके जो वर्क्स हैं फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड और टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स और जूड द ऑब्सक्योर, ये एक्सप्लोर करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप और सोसाइटल नॉर्म्स। सो हार्डी की जो राइटिंग है इसमें हार्श किस्म की रियलिटीज को रूरल लाइफ के अंदर और जो इंडिविजुअल चैलेंजेस फेस करते हैं इन द फेस ऑफ द फेट, उनको रिफ्लेक्ट किया गया है। नेक्स्ट वी गो विद द ऑस्कर वाइल्ड 1854 टू 1900। सो वाइल्ड जो है एक प्रोमिनेंट फिगर है एस्थेटिसिज्म के, और इन्होंने भी ब्यूटी, डिकेडेंस और रिजेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल मोरालिटी को एक्सप्लोर किया है। ये जो की टर्म्स हैं कन्वेंशनल मोरालिटी, डिकेडेंस, उसके बाद एस्थेटिसिज्म, ये हम ऊपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी राइटिंग में हमें विट और एस्थेटिसिज्म मिलता है, और इनका द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे जो है ये फॉस्किन किस्म की टेल है जिसमें हीडोनिज्म और करप्शन और एक कॉमेडिक किस्म का प्ले है। हीडोनिज्म बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है द परसूट ऑफ प्लेयर्स, सेंसुअल सेल्फ इंडल्जेंस, मीन मजे और अय्याशी की लाइफ जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इनका एक कॉमेडिक प्ले है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, 1895 में आया। तो बेसिकली इन्होंने ये एक सटायर है विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर, और बड़े क्लेवरली इन्होंने लैंग्वेज को यूज किया है और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। लेट 19th सेंचुरी लिटरेरी सीन जो इन्होंने डेवलप किया बेसिकली अपने कॉमेडिक और बड़ी सैटिरिकल किस्म की रिप्रेजेंटेशन से, जिसमें विट और एस्थेटिसिज्म भी ये लेके आए हैं। नेक्स्ट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन 1850 टू 1894। तो स्टीवेंसन का जो स्टाइल है वो भी एक ब्लेंड है एडवेंचर का, मिस्ट्री का और मॉरल एम्बिग्विटी का। इनका एक एडवेंचरस नॉवल है ट्रायर आइलैंड 1883 में पब्लिश हुआ है। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही विविड हैं और एक पायरेट लोर जो ये बेरी कजाक हैं उनकी कहानी बताई है। और अगेन जो इनका नॉवल है स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, ये भी एक्सप्लोर करता है ड्यूअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। स्टीवेंसन के कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, बिल्कुल बंदे को घेर लेता है और अपनी तरफ एंगेज कर लेता है, और ये बहुत ही अडेप्ट है और बड़े मास्टर और बड़ी स्किल है इनकी। ये एक्सप्लोर करते हैं मॉरल थीम्स को और बड़े स्किलफुली एक सस्पेंस को भी बना के रखते हैं पूरी स्टोरी के अंदर। नाउ वी डिस्कस
लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ विक्टोरियन एरा। अभी तक जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ वन बाय वन, जिसमें एस्थेटिसिज्म है, डिकेडेंस है, रियलिज्म है, रोमांटिसिज्म है। तो अब इसमें हम फ्लो में वो लफ्ज पढ़ते जाएंगे, उनको बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में रोमांटिक मूवमेंट जो है वो विक्टोरियन एरा में एक मार्क मूवमेंट के नाम से जानी जाती है। सो रोमांटिक मूवमेंट जो है विक्टोरियन एज में इन्फ्लुएंस जो रहा है विक्टोरियन पीरियड में रोमांटिक्स का, वो अर्ली पीरियड में रहा है। और जो रोमांटिक आइडियल्स हैं और जो उनकी एक कैरेक्टराइज्ड किस्म का एक फोकस है इमोशन के ऊपर, नेचर के ऊपर, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर, वो फाउंडेशन है लिटरेरी लैंडस्केप ऑफ द टाइम की। मीन के स्टार्ट बेसिकली रोमांटिसिज्म से ही विक्टोरियन के अंदर हुआ है और उसका इंपैक्ट काफी अरसे तक उसमें रहा है। नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो है रियलिज्म, मिड टू द लेट 19th सेंचुरी। सो विक्टोरियन एरा जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा था सो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स द रियलिज्म इन लिटरेचर। और जितने भी ऑथर्स हैं और राइटर्स हैं उन्होंने रिफ्लेक्ट की और डिपिक्ट की, एक्सप्लोर की एवरीडे स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ, जो लोगों के मसाइल हैं और उनकी परेशानियां हैं, ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों की बात की उन्होंने। और नोटेबल जो रियलिस्ट हैं राइटर में, उनमें जिस तरह एलिजाबेथ गैस्किल है या एंथनी ट्रोलोप हैं, इन्होंने बेसिकली इन थीम्स को और रियलिज्म को डिस्कस किया है लिटरेचर में। नेक्स्ट वी गो विद द प्री रैफलेट ब्रदरहुड 1848 टू 1860। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डांटे गैब्रियल रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जो जॉन एवरेट मिलेस हैं, इन्होंने एकेडमिक कन्वेंशंस को रिजेक्ट किया है और वो जो एकेडमिक कन्वेंशंस हैं इनको ऊपर डिटेल में बताया भी है। सो डिटेल वाइब्रेंट किस्म के स्टाइल्स की तरफ, जो प्री रेनेसांस आर्ट है उसकी तरफ वापस गए। और ये मूवमेंट जो है इसमें विजुअल आर्ट्स और लिटरेचर जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा है। और उन्होंने जिस तरह क्रिस्टियाना रोजेटी हैं, ये भी एसोसिएटेड रही हैं प्री रैफलेट्स के साथ और उनकी पोएट्री में एस्थेटिक्स लेके आई हैं। तो बेसिकली उस वक्त का जो लिटरेचर है उसके अंदर इन्होंने जो सेलिब्रेट किया है वो वाइब्रेंट कलर्स, स्टाइल्स और इस तरह की चीजें इन्होंने इंक्लूड की हैं जो प्री रेनेसांस आर्ट में मौजूद थी। नेक्स्ट मूवमेंट इज सोशल रियलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म लिटरेचर। सो मिड टू द लेट 19th सेंचुरी तक, सो मिड टू लेट विक्टोरियन पीरियड में एक ग्रोइंग अवेयरनेस थी सोशल इश्यूज के बारे में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से और अर्बनाइजेशन के बढ़ने से, मिडिल क्लास के बढ़ने से, वर्कर क्लास के बढ़ने से लोगों के हकूक की बात होने लगी। सो जो चार्ल्स डिकेंस हैं, इन्होंने अपने काम में और अपने लिटरेरी वर्क्स में हाईलाइट किया है प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास के मसाइल को उजागर किया है इन्होंने। और उन्होंने एडवोकेट किया है कि सोशल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और जो सोशल इनजस्टिसेस हैं एट दैट टाइम उनको एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट वी गो विद द एस्थेटिसिज्म लेट 19th सेंचुरी में। एस्थेटिक मूवमेंट जो है ये लेट विक्टोरियन पीरियड में इमर्ज हुई है और उन्होंने आर्ट फॉर द आर्ट्स सेक का नारा लगाया है। सो जो एस्थेटिसिज्म है इसने रिजेक्ट किया है आइडिया दैट आर्ट शुड हैव अ मॉरल और सोशल मैसेज, कि हर चीज में मॉरल और सोशल मैसेज नहीं होना चाहिए, इसमें एंजॉयमेंट का और एलिमेंट ऑफ फन और एलिमेंट ऑफ रिलीफ भी होना चाहिए। सो इन्होंने ब्यूटी को, एस्थेटिक्स को और एस्थेटिक एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करना शुरू किया है। सो ऑस्कर वाइल्ड जो है ये की फिगर है एस्थेटिसिज्म के और उन्होंने जो वर्क्स प्रोड्यूस किए हैं उनमें द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे एक बहुत ही जाना हुआ काम है। नेक्स्ट लेट 19th सेंचुरी द डिकेडेंस। ये जो मूवमेंट है बहुत क्लोजली रिलेटेड है एस्थेटिसिज्म से। विक्टोरियन एरा के लेटर पार्ट में इमर्ज हुई है और इस लिटरेचर ने थीम्स ऑफ एक्सेस, सेंसुअलिटी को एक्सप्लोर किया है और उन्हें कन्वेंशनल मोरालिटी जो है जिसमें कोई सबक है, कोई मॉरल है, उसको रिजेक्ट। और वाइल्ड के जो मुख्तलिफ किस्म के काम है जिसमें सलोम। नेक्स्ट द न्यू वुमेन लिटरेचर लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा। ये भी एक लिटरेचर में एक ट्रेंड था जिसने चेंजिंग जेंडर रोल्स के बारे में बात की है और एक इमर्जेंस हुई है द न्यू वुमेन के नाम से, कि राइटर्स जो हैं जैसे कि सारा ग्रैंड हैं या जॉर्ज जिसिंग हैं, इन्होंने एक्सप्लोर की हैं चैलेंजेस और एस्पायरेशंस ऑफ वुमेन इन रैपिडली इवॉल्विंग सोसाइटी के। औरतों के क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं या उनकी क्या एस्पायरेशंस हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, वो क्या चाहती हैं, वो क्या सोचती हैं, उसको द न्यू वुमेन लिटरेचर के तौर पे लेट विक्टोरियन एरा में सेलिब्रेट किया गया है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि उस वक्त स्पोर्ट्स के क्या ट्रेंड थे, तो इससे भी थोड़ा हमें आइडिया मिलता है। हर फील्ड में काम हो रहा था। सो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स क्विकली हम एक व्यू देखते हैं। सो 1851 में अमेरिकाज कप हुआ। सो बेसिकली ये ओल्डेस्ट एक ट्रॉफी है स्पोर्ट्स में जो कि 1851 में फर्स्ट टाइम आइलैंड ऑफ वाइट पे कॉन्टेस्ट की गई थी। तो यॉट्स जो होती हैं उनकी रेस हुई, ये एम्फीबियन मतलब कि समंदर के अंदर, और उसमें यॉट अमेरिका ने ये रेस जीत ली और उसी के नाम पे इस कप का नाम रखा गया द अमेरिकाज कप। 1860 में फर्स्ट ओपन चैंपियनशिप हुई ब्रिटिश ओपन गोल्फ
गोल्फ स्कॉटलैंड में प्रेस्टविक गोल्फ क्लब में, और अगेन गोल्फ चैंपियनशिप की बिगिनिंग हुई यहाँ से। नेक्स्ट 1863 में फॉर्मेशन ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन, इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुई। एसोसिएशन के रूल्स, फुटबॉल सॉकर के रूल्स बनाए गए, फॉर्मलाइज की गई चीजों को, और मॉडर्न फुटबॉल की डेवलपमेंट की बुनियाद रखी गई। 1877 में फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप हुई, सबसे ओल्डेस्ट टेनिस का टूर्नामेंट है जो कि लंदन में हुआ, और स्पेंसर गोर्ड इन्होंने इनॉग्रल मेंस सिंगल इवेंट को जीता, और तब से अब तक विंबलडन की ये जो एक लेगेसी है वो चल रही है। नेक्स्ट 1880 द डर्बी हॉर्स रेस। सो एप्सम डर्बी ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉर्स रेसेस है इन द वर्ल्ड, दुनिया में नाम है इसका घोड़ों की रेस में, और ये तब से लेके अब तक विक्टोरियन पीरियड से अब तक एक मेजर इवेंट के तौर पे, स्पोर्टिंग इवेंट के तौर पे चल रहा है। नाउ क्विकली समराइज द मेजर लिटरेरी इवेंट्स। क्वीन विक्टोरिया की जो बादशाहत है, जो उनका रेन है फ्रॉम 1837 टू 1901, सिग्निफिकेंटली उसने लिटरेचर को और कल्चर को इम्पैक्ट। देन चार्ल्स डिकन्स लिटरेरी कंट्रीब्यूशन विक्टोरियन एरा के अंदर बहुत ज्यादा है, जिसमें उनका ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड और टेल ऑफ टू सिटीज और इस तरह के और बहुत से काम है उनके। So 1847 में एमिली ब्रॉन्टे जो वुदरिंग हाइट्स है, लिखा एमिली ब्रॉन्टे ने था, लेकिन एक सूडोनेम या पेन नेम उनका एलिस बेल के नाम से ये पब्लिश हुआ है। अगेन वही जो कन्वेंशनल वुमेन का रोल था जो रिस्ट्रिक्ट करता था उनको, जिस तरह के जॉर्ज इलियट का भी मैंने आपको बताया कि वो एक खातून थी लेकिन पेन नेम एक मेल का यूज हुआ है। तो गॉथिक फिक्शन में या विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर वुदरिंग हाइट्स का एक नाम है। नेक्स्ट 1850 में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं वो पोएट लॉरिएट बने यूनाइटेड किंगडम के, और उन्होंने सक्सीड किया है विलियम वर्ड्सवर्थ। लॉरिएट मींस एक बहुत ही ग्रेट और बहुत ही डिस्टिंक्ट किस्म का ऑनर दिया गया है, बड़ा जबरदस्त पोएट। 1859 चार्ल्स डार्विन जो हैं इन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी है, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है इनका एवोल्यूशन पे और प्रोफाउंड किस्म की इंप्लीकेशंस हैं इसकी लिटरेचर के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर, थियोलॉजी के ऊपर। विक्टोरियन पीरियड में मतलब ना उन्होंने लिटरेचर को छोड़ा है, ना इन्होंने फिलोसफी को छोड़ा, ना ही मजहब को छोड़ा है, हर फील्ड इंपैक्ट हुई है। 1865 में लेविस कैरल्स एलिस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड एक whimsical किस्म की और इमेजिनेटिव किस्म की टेल है, जो कि एक बिलवड क्लासिक है चिल्ड्रन लिटरेचर में, बच्चों को बहुत पसंद है। whimsical मींस एक फैंसीफुल, क्विकरी, अनयूजुअल किस्म की, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव और इंपल्सिव किस्म की। 1868 में एंथनी ट्रोलोप्स बाय चेस्टर टॉवर्स। ये वीडियो में हर चीज कवर नहीं की जा सकती, तो बहुत से ऐसे राइटर्स जिनके नाम स्किप भी हुए हैं, लेकिन ये एक नया नाम है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इन्होंने ये जो लिखा है बैचेस्टर टॉवर्स, ये बेसिकली क्रॉनिकल्स ऑफ बैसेटशायर सीरीज जो है उसका एक हिस्सा है, और ये जो नॉवल है विक्टोरियन सोशल और पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उस पे एक सटायर है बाय दी एंथनी। 1874 में थॉमस हार्डी जो है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी जो है उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल है जिसमें उन्होंने लव, रूरल लाइफ और इस तरह की थीम्स को एक्सप्लोर किया, और विक्टोरियन पीरियड के दौरान ये पब्लिश हुआ है। 1877 में हेनरी जेम्स ने डेजी मिलर लिखी है, ये एक अमेरिकन ब्रिटिश राइटर है, और ये जो नॉवल है ये एग्जामिन करता है क्लैश ऑफ द अमेरिकन और यूरोपियन कल्चर्स को। 1897 में ब्रैम स्टोकर ने ड्रैक्युला लिखी है, जो एक गॉथिक हॉरर किस्म का नॉवल है ड्रैक्युला, और विक्टोरियन लिटरेचर में और डेवलपमेंट ऑफ द वैम्पायर फिक्शन की तरफ इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ड्रैक्युला जो खून चूसता है। सो नाउ वी कंक्लूड द विक्टोरियन एरा। बहुत ही डिटेल्ड किस्म की डिस्कशन की है, उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। सो विक्टोरियन एज जो है क्वीन विक्टोरिया की डेथ के साथ जनवरी 22, 1901 में खत्म हो गई। क्वीन की डेथ के साथ विक्टोरियन एज भी खत्म हो गई। इनकी जो बादशाहत है, जो इनकी जो मोनार्की है, इनका जो रेन है वो 1837 से 1901 तक रहा, और उनकी डेथ के बाद इस पूरे एरा को विक्टोरियन एरा के नाम से जाना जाता है। क्वीन की डेथ के बाद जो विक्टोरियन वैल्यूज हैं, कल्चरल नॉर्म्स हैं और जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स हैं जो 19th सेंचुरी को कैरेक्टराइज करते हैं विक्टोरियन एरा को, उनमें भी एक ट्रांजिशन हुई फिर, और विक्टोरिया की जो डेथ है उससे एक एरा, एक पीरियड खत्म हुआ और एक नया पीरियड शुरू हो गया जिसको हम एडवर्डियन एरा भी कहते हैं। वी मूव्ड फ्रॉम रोमांटिक्स टू द विक्टोरियन एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एडवर्डियन एरा। जो एडवर्ड हैं ये क्वीन विक्टोरिया के बेटे हैं, उनके सक्सेसर हैं किंग एडवर्ड 7, और एडवर्डियन एरा कंटिन्यू करता है अंटिल द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन 1942। इस पीरियड में भी रिप्रेजेंट किया गया है कल्चरल शिफ्ट, एक सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स का एक शिफ्ट जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, और चेंजिंग लिटरेरी और आर्टिस्टिक लैंडस्केप जो है उसको एडवर्डियन एरा के पर्सपेक्टिव में बयान किया गया है, जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह बिल्कुल हम एक एक एरिया डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑन द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी विक्टोरियन एज खत्म हुई है, जिससे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी में, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, और एक न्यू चैप्टर का आगाज हुआ है ब्रिटिश और ग्लोबल हिस्ट्री में क्वीन के जाने के बाद और किंग एडवर्ड 7 के आने के बाद। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।